सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ CMA। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं CMA रिलेटेड कोई ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहा था काफ़ी दिनों से मुझे कि भैया थोड़ा स्ट्रैटेजी बताइए कैसे प्रिपरेशन करना है। जनवरी 13 से एग्ज़ाम है, आज 1 दिसंबर है, तो आज से ऑलमोस्ट आपके पास 40 to 42 डेज़ है प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसी के लिए मैं सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ CMA के लिए। तो फर्स्ट अभी मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है 1 महीने के अंदर। मैं यहाँ पे दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सब्जेक्ट उठाऊंगा, और सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि अभी टाइम वैसे कम है। 40 डेज़ है, 40 डेज़ आपको प्रिपेयर करने के लिए मिला है, तो आपको भी थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा, टाइम निकाल के स्टडी करना है। तो पहला सब्जेक्ट मैं लॉ एंड एथिक्स उठाता हूँ। बुक का हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि बहुत पुराना है। और तो चलिए अभी सिलेबस इसमें बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लॉ एंड एथिक्स से कर सकते हो, जिससे आपका श्योर शॉट आप एग्जामेशन ट्राई कर सकते हो, मतलब एग्जामेशन आप ला सकते हो, ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे लॉ एंड एथिक्स में। और ये मैंने भी फॉलो किया था, मेरे को भी लॉ एंड एथिक्स में एग्जामेशन आया था। तो पहला टॉपिक जो है आपका बुक का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप फाउंडेशन में भी पढ़े हो, अगर आप डायरेक्टली इंटर में एंटर किए हो, डायरेक्ट एंट्री अगर आपका, तो आप पहले भी ग्रेजुएशन में भी कभी ना कभी ये चैप्टर पढ़े होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसको छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर को। इसमें आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट वाला पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट प्लेज, लॉज ऑफ एजेंसी, तो ये जो 4-5 टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, इसको पूरे अच्छी तरीके से करना है। किस तरीके से पढ़ेंगे अभी, अगर आप देखिए, अब हर सप्ताह आप 2 सब्जेक्ट उठाते हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो। आपके पास मान लेते चलिए 1 मंथ मान लेते हैं हम, 1 महीना आपके पास है, 10 दिन आप छोड़ दो, 30 डेज़ मतलब चार हफ्ता होता है। आप 4 हफ्ते में हर हफ्ता 2 सब्जेक्ट उठाओ, आप इजीली 8 सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो और अच्छी बात है, आपके पास और भी सफिशिएंट टाइम रहेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अब अभी थ्योरी सब्जेक्ट कैसे करोगे और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे करोगे, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा था, तो आपको क्या करना है, सारा टॉपिक्स को बस रीड करते रहना है, ठीक है। आप 1 बार 2 बार रीड करोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो पॉइंट्स बैठ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका MCQ जो 30 मार्क्स का होगा, जितना भी मार्क्स का अभी नया पैटर्न में आएगा ऑफलाइन एग्जाम्स में, तो आप इजीली MCQ वाले पार्ट में जो डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। केस स्टडी आता है, केस स्टडी का भी क्या कौन से चैप्टर से आ सकता है उसका भी बता दूंगा मैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप जो अब रीड करोगे तो पॉइंट्स क्या होगा, आपके दिमाग में एंटर करते रहेगा, तो आप इजीली रिटेन कर सकते हो। और एग्ज़ाम में MCQs वगैरह, शॉर्ट आंसर्स वगैरह जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसमें आपका काफ़ी नंबर उसी में कवर हो जाएगा। 30 मार्क्स तो आप वहीं पे कवर कर सकते हो, बाकी 30 मार्क्स आप लॉन्ग आंसर्स इधर उधर से आप आराम से ला सकते हो। तो क्या करना है ना, सिंपल बस रीड करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी सेम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है पहले, अभी तो वो अलग हो गया है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इजी, आप पहले भी पढ़े हो ग्रेजुएशन में, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो तो, और अगर फाउंडेशन से आ रहे हो तो फाउंडेशन में भी आप ये पढ़े हो। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को आप सही तरीके से कवर करना है, इसको भी जस्ट रीड करना है, ईजी चैप्टर है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये चैप्टर मैं उतना वेटेज नहीं डाल दूंगा इस चैप्टर पे, ठीक है। इस पे भी आपका क्या है, थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई केस स्टडी वगैरह आप इससे एक्सपेक्ट मत करो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। तो इसमें आप कुछ डेफिनेशंस पूछ सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर को एक बार रीड करने से सफिशिएंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें आप पढ़ सकते हो डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंपॉर्टेंट है, फिर क्रॉसिंग कैसे होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग क्या क्या है, एंडोर्समेंट किस तरीके से होता है, एंडोर्समेंट का डेफिनेशन क्या है, मटेरियल ऑल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, किस किस सिचुएशन में, किस किस केसेस में मटेरियल ऑल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और कौन से केसेस को हम लोग मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखना है।
ठीक है। एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, असाइनमेंट हो गया, नेगोशिएशन हो गया, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। देन राइट्स ऑफ पार्टीज़, यहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉअर और ड्रॉई होता है उसका क्या राइट्स है, तो वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप का मैं बताऊँ, मैं इसको टच नहीं किया था, इस चैप्टर को छोड़ दिया था कम्प्लीटली। तो अगर आप पढ़े हो पार्टनरशिप एक्ट, वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हो तो आप इग्नोर कर सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। नेक्स्ट अभी आपका कमर्शियल लॉ हो गया, सेक्शन ए का जो मैं अभी तक बात किया। सेक्शन ए का चैप्टर्स बस आपको रीडिंग करना है, एक बार दो बार जितना भी टाइम, अब 2 दिन लो, 2 दिन में आपका सेक्शन ए कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। बाकी आते हैं इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉज में फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है और एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये सब जो इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है सेक्शन बी, यहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा बनता है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में आपका एमसीक्यू बहुत सारा एमसीक्यू बन सकता है, छोटा सा चैप्टर है फैक्ट्रीज एक्ट, आप इजीली रीड करोगे, उसमें कुछ कुछ लिमिट्स है, ठीक है, वो चीज़ याद रखना है। फैक्ट्रीज एक्ट में लिमिट्स हैं, ठीक है, तो वो लिमिट आपको याद रखना क्योंकि उससे एमसीक्यू बनता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अगेन ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग आंसर आता है केस स्टडी वाला, ये ग्रेचुटी एक्ट से आ सकता है, तो इसको मैं यहाँ पे बता दिया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ये भी सेम केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये दोनों चैप्टर केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम बोनस एक्ट भी, ये भी ईजी चैप्टर है, बोनस एक्ट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेजेस एक्ट एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी नहीं बनेगा। इसमें भी मिनिमम वेजेस एक्ट में भी लिमिट्स है, स्पेसिफिकली लिमिट्स जो है ना उसको हाईलाइट कर लो, उसको दिमाग में रखो, कहीं पे लिख लो, उसको मत भूलो, लिमिट्स एमसीक्यू में आते हैं, पूछते हैं लोग, ठीक है। सेम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये भी आपका अगेन वही शॉर्ट आंसर्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा इंडस्ट्रियल लॉज में हो गया। अगेन आता है कॉर्पोरेट लॉ में, जो कंपनीज एक्ट हो गया। कंपनीज एक्ट में आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, मैं भी सेलेक्टिव स्टडी किया था। जैसे मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ क्या क्या करना है। मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, मीटिंग्स अच्छे से कर लो। इनकॉर्पोरेशन कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सारा चीज़ आपको करना है। देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो मीटिंग्स वाला पार्ट मैंने बताया, वहाँ पे भी एक लार्ज पार्ट आपका कवर हो जाता है मीटिंग्स वाला टॉपिक में, ठीक है। उसमें कोरम वगैरह आता है और भी स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपके वहाँ पे आता है। पोस्टल बैलेट क्या क्या है, तो वो सारा वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ कंपनीज बता दिया मैंने, कंपनी कैसे फॉर्म होता है, तो ये सारा चीज़। डायरेक्टर्स वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कवर करना है, ठीक है। तो आप कॉर्पोरेट लॉ में सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। जो जो टॉपिक्स अभी मैं बोला कॉर्पोरेट लॉ में, वो सारा इम्पॉर्टेंट है। बाकी एथिक्स आप सभी के लिए इजी होगा क्योंकि इसमें आपका कुछ उतना है नहीं, ठीक है। 15 पेज का चैप्टर है, ठीक है, आप इजीली उसको कर सकते हो। 10 से 15 पेज का चैप्टर होगा आपका एथिक्स में और काफ़ी ज़्यादा इजी है। अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो एथिक्स का, ठीक है। मैं भी अपने वर्ड्स में बना के ही लिखा था एथिक्स में, तो मार्क्स आया था मुझे अच्छा खासा। तो इस तरीके से आप अपना लॉ का सिलेबस कवर कर सकते हो। स्मार्ट तरीके से स्टडी करो, मगअप करने का कोशिश मत करो। एंड मोमेंट है, मगअप करोगे जो उससे क्या होगा, जो पुराना चीज़ आप पढ़े हो वो भूल जाओगे, और जो आप मगअप कर रहे हो वो भी ज़्यादा टाइम के लिए आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है। तो मगअप मत करो, रीड करो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, क्योंकि उससे ज़्यादा रीड करोगे आपका टाइम कम पड़ जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर पाओगे। तो 1 से 2 बार, अगर इजी टॉपिक्स है तो 1 बार पढ़ने से चल जाएगा। हार्ड टॉपिक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 2 बार आप रीड करो अच्छे से, बस रीडिंग से काम चल जाएगा, उतना ज़्यादा भी टफ नहीं आता है लॉ का पेपर, ठीक है। तो ये लॉ का मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट उठाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसको कैसे करना है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट इजी होगा, ठीक है, और किसी के लिए हार्ड होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये एक एवरेज सब्जेक्ट है, मैंने इसको इजी भी नहीं बोलूँगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोलूँगा। इसमें आपको क्या करना है, जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो किया था कॉस्टिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंट्स एंड आपका, मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप 1 का जो कॉस्ट अकाउंट है और ग्रुप 2 का जो कॉस्ट एंड FM है, दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करता हूँ, तो दोनों साथ साथ होते जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको करना क्या है,
आपका यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग जो है उसमें फोकस करना है। मटेरियल कॉस्टिंग, फीफो लिफो वेटेड एवरेज हो गया, फिर आपका वहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज भी है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ईओक्यू क्या है, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, वो सारा चीज़ आपको, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, वो सारे फार्मूलाज आपको याद रटना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मटेरियल पे। एम्प्लॉय कॉस्टिंग, अगेन एम्प्लॉय कॉस्टिंग में मतलब लेबर, आपका लेबर जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा मेथड्स है टू कैलकुलेट वेज रेट, तो वो सारा आपको देखना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलिए तो इजी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स हो गया, ओवरहेड्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला का जो 3 टॉपिक है ना स्टडी नोट 2 में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये मटेरियल, लेबर या और ओवरहेड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। आप बुक है ना, बुक में जितने भी क्वेश्चंस है आप उसको देखते जाओ, ठीक है। सॉल्व मत करो, क्योंकि अभी आप हर हफ्ता 2 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चल रहे हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उस हिसाब से अपना टाइम को अरेंज करो। बाकी मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, और उस हिसाब से मैं पर वीक 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप पहला दिन लॉ और कॉस्टिंग लेके चलो, या फिर अकाउंट्स और कॉस्टिंग, जैसा आपका मर्जी, तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस उसको एक बार बुक्स में जैसे सॉल्व किया है मेथड, आपको मेथड देखते रहना है, ठीक है, कैसे सॉल्व किया है। जैसे बुक में फॉर एग्जांपल ये मेरे को दिख रहा है सोल्यूशन, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करके फिर मैं खुद अभी देखूंगा सोल्यूशन कैसे किस तरीके से किया है, ठीक है। थोड़ा अपने से भी दिमाग लगाऊंगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बुक में किस तरीके से किया है वो रेफ़र करूँगा। तो ऐसे कर करके जितना क्वेश्चंस बुक में है, ट्राई टू कवर मैक्सिमम। मतलब अगर 100% भी नहीं कर पाओगे सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ट्राई करो 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक से कवर कर लेने का, ठीक है। अगर टाइम रहा तो बाकी 20% आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन छूट गया है, जो आप टच नहीं कर पाओ, उसको देख सकते हो बुक से। तो सॉल्व मत करो, बस बुक में देखते जाओ कैसे कैसे सॉल्व किया है। सेम अप्लाइज फॉर अदर प्रैक्टिकल पेपर लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें भी आप सेम करोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं बता दिया, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, लेबर और ओवरहेड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट, जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से हर बार क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ग्रुप 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 में उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम देखे नहीं है, फिर भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको भी पढ़ोगे। पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना है। बाकी ये बस जो चैप्टर्स मैं बोला यही सफिशिएंट है, इतना ही अगर आप करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप डेफिनेटली पास 50 या 60 ला सकते हो इजीली, ठीक है। अगर आप और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो तो ज़्यादा भी ला सकते हो, ईजी है स्कोर करना इसमें, ओके। नेक्स्ट आते हैं दूसरे चैप्टर में, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक कवर किया हुआ है पूरा। इसमें आपका थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। तो थ्योरी के लिए आप जो स्टडी नोट 1 है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें आप कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया, प्रूडेंस हो गया, ओके। देन आपका गोइंग कंसर्न, ये सारा जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इजी, छोटा छोटा है, इजी है, तो वो सारा आपको कवर कर लेना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपका इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट है। देन कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों, ये जो ऊपर का 4 टॉपिक अभी बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और इंश्योरेंस क्लेम, ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देन आते हैं मतलब आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दैट इज एनपीओ हो गया, सॉरी सिंगल एंट्री, जो आपका सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है, स्टडी नोट 5, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये सिंगल एंट्री वाला चैप्टर इजी है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है मिसिंग इन्फॉर्मेशन से। तो अगर आपका ट्रेडिंग एंड पीएल में कॉन्सेप्ट
स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से बनता है, कहाँ पे क्या आइटम आता है, सारा एडजस्टमेंट क्लियर है तो आप सिंगल एंट्री वाला चैप्टर आपके लिए ईजी होगा। और एनपीओ ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका, दोनों चैप्टर काफ़ी इजी है, ठीक है। यहाँ से जो मैंने चैप्टर्स का भी नाम बोला, ये सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। पार्टनरशिप अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं किया था पार्टनरशिप और क्वेश्चंस उतना आया नहीं था पार्टनरशिप से, तो मैं इसको लेस इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। आप नेक्स्ट चले जाओ फिर रॉयल्टी में। स्टडी नोट 8 रॉयल्टी, ये इम्पोर्टेंट है। हायर परचेज इम्पोर्टेंट है, इसको करना है। ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, ये भी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं, ये भी करने हैं, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग ईजी है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। ईजी है तो मैं बोलूँगा नहीं कि आप छोड़ दो, ईजी है तो कर लो। कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर तो मतलब इसको छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी का काम है, ठीक है। हाँ, आप अगर ब्रांच अकाउंट आपको टफ लगता है, ब्रांच अकाउंट जैसे मेरे को लगता था बट मैं इसको किया था अच्छे से, ब्रांच अकाउंट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट डिपार्टमेंटल कर लेना, डिपार्टमेंटल ईजी है, रिस्क मत लेना, ठीक है। मैं बोलूँगा कि ऑलवेज बी ऑन दी सेफ साइड। तो एक छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट उस यूनिट से, अगर एक चैप्टर छोड़ रहे हो तो दूसरा कर लो, ठीक है। पूरा यूनिट मत छोड़ो, यूनिट में 4-2 चैप्टर जितना भी है ना, उसमें से अगर आप एक छोड़ रहे हो तो बाकी कर लो, ठीक है। जैसे ब्रांच अगर आप छोड़ रहे हो तो डिपार्टमेंटल कर लो, तो इससे आप सेफ साइड में रहोगे, ठीक है। परचेज इंपॉर्टेंट बताया, रॉयल्टीज़ बताया, सेल्फ बैलेंसिंग कर लेना ईजी है, इसको छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी का काम होगा। तो ये काफ़ी सफिशेंट है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 में उतना नहीं आता है, ग्रुप 2 में आता है ज़्यादातर, बट यहाँ पे भी है ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, AS2, AS7, AS9 एंड AS10। तो इसको कर लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ना मत, रीड कर लेना, ये भी इजी है क्योंकि ग्रुप 1 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सारा इजी है, ठीक है, छोटा छोटा है। ग्रुप 2 में थोड़ा सा लेंदी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट यहाँ पे इजी है ग्रुप 1 वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसको भी कर लेना। तो फाइनेंशियल अकाउंट का बता दिया। बाकी करना कैसे है, क्वेश्चंस वही सेम जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया था, क्वेश्चन को देखते जाना है, सॉल्व अभी मत करो। सॉल्व करोगे ना पूरा महीना चला जाएगा एक चैप्टर को, एक पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, या उससे भी ज़्यादा लग जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। सॉल्व मत करो क्वेश्चंस को, बस बुक से देखते जाओ कैसे बनाया है, ठीक है। देखते जाओगे आपका 1 घंटा में ना 2 या 1 चैप्टर, हर 1 घंटा में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है। बाकी दूसरा वाला कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ठीक है। ये 3 ही चैप्टर इसमें है कॉस्ट में, और इसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चंस है बुक में, तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको छोड़ोगे क्या भाई, इसमें है ही 3, तो इसको तो पूरा करना ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, बुक में ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इसमें जितना क्वेश्चन है सबको पलट पलट के देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट यही है, आपको 100% सिलेबस कवर करना है, कोशिश करना है कि 100% हम कवर कर पाए। बाकी टाइम कम रहता है तो उस हिसाब से एडजस्ट करना है, बट हमेशा ट्राई मेरा रहेगा कि 100% सिलेबस कंप्लीट करे। कोशिश करो बुक में जितना क्वेश्चन है सॉल्व, मतलब देख के समझ के हम आगे बढ़े, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें मैं इनकरेज नहीं करता हूँ कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक को स्किप करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आप फाइनल में जाओगे तो वहाँ पे फिर इसी का मतलब आपका बेस यूज़ होगा। आप यहाँ पे स्किप करोगे कोई एक टॉपिक तो वो फाइनल में आपको दिक्कत करेगा, आगे चल के दिक्कत होगा, तो ये स्किप मत करो, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ईजी चैप्टर्स है। आप आराम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जितना भी टॉपिक्स है आपके बुक में, कंटेंट्स में, आप सारा करो, इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो लर्निंग, अच्छा इसमें एक है लर्निंग कर्व,
ठीक है। लर्निंग कर्व में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं मेरे टाइम में जब मैं दिया था तो उस टाइम में लर्निंग कर्व से आया था। लर्निंग कर्व में जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करो, उसमें कैसे निकालते हैं आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो, बुक में कैसे सॉल्व, अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब वीडियोस देख के आप हेल्प लेके कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में अब एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का, आप उस नंबर पे मेरे को पिंग करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, जल्दी 2-3 दिन में मैं वो सरप्राइज़, अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हो, अगर आप आज नंबर में मेरा कांटेक्ट करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, उसके बाद मैं अपना सरप्राइज़ डिक्लेयर करूँगा। वो सरप्राइज़ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप अभी भी चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के भी मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोस सीएमए रिलेटेड लेके आऊँगा। प्लानिंग ऐसा ही है। अभी थोड़ा ऑफिस वर्क में बिज़ी हूँ तो टाइम मिल नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपका, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा छोटा टॉपिक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट में जितना भी टॉपिक्स है आप कर सकते हो। बाकी लर्निंग कर्व भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपका क्वेश्चंस आता है, मैंने देखा है। तो लर्निंग कर्व का क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। थ्योरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं मतलब अलग से थ्योरी पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये जो पूरा चैप्टर है ना, बुक है ना, इसमें आप प्रैक्टिकल्स ही अच्छे से कर लो ना, आपका थ्योरी भी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, थ्योरी अलग से करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जैसे किया था, ये इसमें जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सब किया था, थ्योरी में अलग सा नहीं पढ़ा था। बट आपका मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कर करके इतना आपका मतलब सॉल्व करके इतना नॉलेज हो जाता है ना कि आप थ्योरी एमसीक्यू वगैरह ना इजीली खुद से कर सकते हो, ठीक है। वो एक आइडिया अपने आप डेवलप हो जाता है, वो नेचुरल है। आपको अलग से थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ये सब में, प्रैक्टिकल्स में। सेम सिमिलरली फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल्सो। अगर आप प्रैक्टिकल्स में आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको थ्योरी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वही बताऊंगा कि थ्योरी पे अलग सा टाइम देने का, फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिकल्स पूरा अच्छे से कर लो। ये जितना भी प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड एफएम, प्रैक्टिकल्स कर लो तो थ्योरी भी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत सारा क्वेश्चन आया था मेरे को कि कैसे भैया ओएम एसएम पढ़े, ओएम में मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, ओएम का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और एसएम तो चलिए इजी है, बाकी ओएम में एग्जामेशन कैसे लाए, ये सारा क्वेश्चंस मेरे को पूछ रहे थे बहुत जन। तो मैं बताऊंगा, देखियो भाई, ओएम में क्या है ना, अब ये भी मतलब मिक्स्ड है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। तो इसमें आपको थ्योरी पे फोकस करना है, ठीक है। इस पे आपको थ्योरी पे फोकस करना है। बाकी अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, ये सब में आप थ्योरी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पूछ भी लगा तो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिकल्स कर करके नॉलेज हो जाता है। बट इसमें नहीं है, ये ओएम वाला जो है ना, आपको थ्योरी पे अलग टाइम देना होगा, प्रैक्टिकल्स पे अलग टाइम देना होगा। इस पे आप कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। अगर आप मान लो एक वीक है, एक वीक में आप ओएम उठाए, ओएम एसएम वाला, और एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लिए, मान लो टैक्स उठा लिए, मैं इनडायरेक्ट टैक्स बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स उठा लिया आप, तो ओएम एसएम और इनडायरेक्ट टैक्स आप एक वीक में कर रहे हो। तो ओएम में आप क्या करोगे, जितने भी आप जो इसमें प्रैक्टिकल्स वाले चैप्टर है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टडी नोट 4 में, स्टडी नोट 4 अगर आप देखो ओएम वाले बुक पे, तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स है, 90% ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसमें से क्यूइंग मॉडल, शेड्यूलिंग, फिर आपका जॉब एलोकेशन, असाइनमेंट टेक्निक, तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स है। सिमुलेशन हो गया, लाइन बैलेंसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, लीन ऑपरेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, सारा प्रैक्टिकल है। तो इसको पहला दिन अगर आप बैठ रहे हो, पूरा ख़त्म कर लो। ये स्टडी नोट 4 जो है, इसको आप पूरा ख़त्म कर लो। मेरा जो पिछला वीडियो था स्ट्रैटेजी, ग्रुप 2 का स्ट्रैटेजी, वहाँ पे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिया था कहाँ से आप वीडियोस देख के आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट को, ओएम का प्रैक्टिकल पार्ट को कवर कर सकते हो। वो लिंक अभी भी एक्टिव है, ठीक है। कुछ लिंक प्राइवेट हो चुका था, वो थ्योरी वाला पार्ट था जो प्राइवेट हो चुका था, तो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। बट प्रैक्टिकल वाला दिव्या मैम का, वो अभी भी लिंक एक्टिव है, आप वहाँ पे जाके आप इजीली प्रैक्टिकल्स वाला पार्ट कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है स्टडी नोट 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
जहाँ पे आपका गैंट चार्ट, CPM, PRT ये सारे हैं, ये भी प्रैक्टिकल है और इसमें भी थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन PER PERT एंड CPM, ये वाला एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी स्टडी नोट 6 इग्नोर कर दो, स्टडी नोट 5, स्टडी नोट 6 इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टडी नोट 5 इग्नोर कर दो क्योंकि मैं इसको छोड़ के गया था, ये स्टडी नोट 5 मैंने किया नहीं था। स्टडी नोट 7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। इसमें भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ये भी पूरा। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाट इज़ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये 2 थ्योरी क्वेश्चन जनरली बन सकता है MCQ के लिए, ठीक है। बाकी इसमें प्रैक्टिकल्स, आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना तो इसमें से आपका थ्योरी भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह ऐसे है। बट ये स्टडी नोट 7 का बात हो गया। अब आते ऊपर वाले टॉपिक्स में, जो ऊपर के चैप्टर्स है ना, यहाँ पे स्टडी नोट 1 हो गया। 1 तो पूरा थ्योरी है, इस इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है, रीड करना है 1 बार 2 बार। थ्योरी का टॉपिक 1-2 वाला कॉम्बिनेशन याद रखो, 1-2 1-2। ईजी वाला है तो 1 बार, हार्ड है कॉम्प्लिकेटेड है तो 2 बार रीड करो। स्टडी नोट 1 पूरा है, रीड करना है। स्टडी नोट 2 में भी आपका प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है। थ्योरी क्या क्या है जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका फैसिलिटी लोकेशन हो गया, फैसिलिटी लेआउट हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग हो गया। इसमें प्रैक्टिकल्स भी है, थ्योरी भी है। थ्योरी भी जितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप वेटेज दे के पढ़ सकते हो। स्टडी नोट 2 हो गया। स्टडी नोट 3 में भी आपका ये पूरा रीड करना है स्टडी नोट 3 में, ठीक है। ये स्टडी नोट 3 जो है ये पूरा थियोरेटिकल है। प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, प्रोसेस डिज़ाइन हो गया, प्रोसेस प्लानिंग हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, प्रोसेस सिलेक्शन, ये भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी के लिए स्टडी नोट 3, 1 और 3, जो स्टडी नोट 1 है, स्टडी नोट 3 है, ये थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टडी नोट 2 में भी जैसे डिमांड फोरकास्टिंग में हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट, ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा OM का हो गया टॉपिक्स, जैसे जो क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ के लिए, थ्योरी के लिए क्या प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बाकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी मेरा पिछला वाला ग्रुप 2 का जो आपका स्ट्रेटेजी वीडियो है उस पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है अब, ठीक है। सतीश जलान का पूरा क्लासेस है स्टडी नोट का, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा वहाँ पे एक मैराथन है, आप उसको इजीली कर सकते हो। मैराथन को आप 2 घंटे का शायद है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट ड्यूरेशन, शायद 4 या 6 घंटे का एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद नहीं। आप देख के एक बार देख लेना और जाके उसको पूरा अच्छे से कर लेना, कितने आवर्स का है देख के उस हिसाब से आप टाइम निकाल के कर लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जाएगा। इसमें कुछ छोड़ने का बात नहीं है, कुछ छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेक्शन बी का 50 मार्क्स का है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स का वेटेज है, तो OM जो है 70 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स इजीली आपका कवर हो जाएगा SM में। आप वो वीडियो को देख लेना सतीश जलान का, जो मेरा पिछला वाला ग्रुप 2 का स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो OM SM कवर हो गया। बाकी आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इस पे भी मैं शायद लास्ट अपने ग्रुप 2 का स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या करना है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंस वाइज अगर मैं बोलूँगा कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इंट्रोडक्शन है, GST के बारे में जानना है तो एक बार रीड कर लो, 2 बार करने का जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लो। 1 से लेके 8 पेज में है, तो 8 पेजेस का होगा, 7 या 8 पेज का होगा रीड। तो यूनिट 1 जस्ट अब एक बार रीडिंग कर दो। एग्जाम ओरिएंटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है GST का यूनिट 1, स्टडी नोट 1। और स्टडी नोट 2 जैसे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी आप टॉपिक है 2.1 से लेके 2.8 तक ये सारा इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन, कॉम्पोजिट लेवी, एग्जाम्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एग्जाम्शन के लिए मेरा जो ग्रुप 2 का स्टडी स्ट्रेटेजी है उसमें राजकुमार सर का पूरा एग्जाम्शन का वीडियो है, जहाँ पे सर 1 घंटा या 2 घंटा का वीडियो है, आप वो देख लोगे तो एग्जाम्शन कवर हो जाएगा। और बाकी ये सब जो कॉम्पोजिशन लेवी है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू स्पेशल इकोनॉमी, ये सारा छोटा छोटा टॉपिक है। तो स्टडी नोट 2 इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल और MCQ के लिए भी। नेक्स्ट है स्टडी नोट 3, टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर GST, ये भी इम्पोर्टेंट है।
टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें से भी आपका MCQ में आता है, फिर सम्स भी आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी आता है। और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टडी नोट 4, स्टडी नोट 4 में इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपका ITC कैसे लेते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं ITC को, तो ये सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो स्टडी नोट 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट है GST का, को अच्छे तरीके से करना है। रजिस्ट्रेशन अंडर GST, रजिस्ट्रेशन के लिए आप जस्ट एक यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोज़ अवेलेबल है, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप देख लोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन अंडर GST जो स्टडी नोट 5 है वो देख लोगे तो सफिशिएंट है। मैं भी बुक से पढ़ा नहीं था, स्टडी नोट 5 रजिस्ट्रेशन बुक से पढ़ा नहीं था, जस्ट यूट्यूब का वीडियो देख लो, हो जाएगा। अब स्टडी नोट 5 तक अगर आप GST में कर लेते हो तो आपका एग्जामिशन एकदम श्योर शॉर्ट है। बाकी आगे जो छोटा छोटा टैक्स क्रेडिट, डेबिट नोट, अकाउंट एंड रिकॉर्ड अंडर GST, पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS TCS, रिटर्न अंडर GST, ये सारा से उतना ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप अगर इसमें से मतलब आफ्टर स्टडी नोट 5 अगर आप उसमें सिर्फ रिटर्न्स अंडर GST में क्या क्या रिटर्न होता है, ठीक है, वो सारा रिटर्न्स आप देख लोगे तो MCQ में आपका हेल्प हो जाएगा। बाकी स्टडी नोट 6 से लेके स्टडी नोट 9 तक आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो पूरा, ठीक है। लेकिन स्टडी नोट 10 उसमें रिटर्न्स है GST का, जो फॉर्म आता है GST में वो सारा फॉर्म MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो अगेन स्टडी नोट 10 भी आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी ई वे बिल, फिर ऑडिट अंडर GST, मैचिंग कॉन्सेप्ट अंडर GST, ये सारा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भी उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था एग्ज़ाम में, क्योंकि कस्टम में मैं स्टडी टू जो मेरा ग्रुप 2 का स्ट्रेटजी उसमें बताया था कस्टम कैसे बढ़ना है, अभी भी बता रहा हूँ। कस्टम के लिए आप स्कैनर ले सकते हो, स्कैनर में जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्कैनर से सॉल्व कर सकते हो, तो आपका कस्टम का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हो जाएगा। बाकी थ्योरी के लिए आप जस्ट स्टडी नोट 1 जो है इंट्रोडक्शन, वो पूरा कस्टम का पढ़ सकते हो, थ्योरी जस्ट फॉर थ्योरी, इतना काफ़ी है और कस्टम में उतना करने का ज़रूरत नहीं है। बस अब स्कैनर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लोगे कस्टम के लिए तो कस्टम आपका कवर हो जाएगा। कस्टम 20 मार्क्स का आता है तो उतना ज़्यादा उसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है लास्ट, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बुक अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बुक अभी मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ रख दिया। तो जस्ट मैं टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो 5 हेड्स है, 5 हेड्स में आपका सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, PGBP हो गया, अदर सोर्सेस हो गया, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये सारा 5 हेड्स अच्छे से करना है। बाकी रेसिडेंशियल स्टेटस, जो आपका स्लैब रेट्स वगैरह है वो सारा चीज़ देखना है आपको। फिर डेफिनेशन जो है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन्स क्या क्या है अंडर टैक्स IT एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, तो इसका जो डेफिनेशंस है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके अलावा ये सब टॉपिक्स कवर करने के अलावा 5 हेड्स हो जाता है। फिर आपका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स में वो हो जाता है। उसके बाद आप ये कर सकते हो, TDS वगैरह कर सकते हो। TDS में भी आपका वो इजी है, उसमें आपका क्या क्या जो रेट्स है TDS का, कितना % TDS डिडक्ट होता है, वो चीज़ रेट्स अगर आप जितना मेमोराइज कर पाओगे उतना MCQ के लिए अच्छा होगा आपका। देन TDS के बाद आपका डिडक्शंस आता है चैप्टर 6 से में, सेक्शन 80C to 80U का डिडक्शन, वो इम्पोर्टेंट है सारा डिडक्शंस। अगर आप इतना कर लोगे डिडक्शन तक, जहाँ मैंने बहुत बताया, जो टॉपिक्स मैंने अभी बताया डायरेक्ट टैक्स में, अगर आप इतना भी कर लेते हो डायरेक्ट टैक्स में, आप 60 मार्क्स का इजीली अटेंड कर पाओगे, ठीक है। इसके ऊपर भी आप कर सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा तो ये सारा टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ठीक है। टाइम रहेगा तो इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। टाइम अगर नहीं है आपके पास तो जितना टॉपिक्स अभी तक मैंने डिस्कस किया वो भी अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका सारा सब्जेक्ट में एग्जामिशन आप इजीली ला सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अपना नंबर व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और कुछ ही दिनों में मैं एक सरप्राइज़ लेके आऊँगा आप लोग के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा ना, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, इस व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो इस व्लॉग को करते हैं पे एंड। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।